नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। 1 अप्रैल से टैक्स नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 64 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट बदल जाएगा और इसकी जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। 1 अप्रैल से फॉर्म 16 की जगह 130 ले लेगा। एचआरए बेनिफिट वाले शेयरों की संख्या भी बढ़ जाएगी और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स के जो नियम हैं वो अब बदल जाएंगे। फ्यूचर ऑप्शंस पर एसटीटी में बदलाव लागू हो जाएगा। साथ ही सरकारी स्कीम्स में भी बड़े बदलाव नजर आएंगे। तो टैक्स पेयर्स आज इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और ये बताने के लिए शो में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शो में हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग, साथ ही हमारे साथ टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के पार्टनर विवेक जालान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और सबसे पहले आपके पास मैं आती हूँ। सुनील जी, मुझे एक बात बताइए, ये 1 अप्रैल से जो टैक्स के नियम हैं इसमें क्या ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है? देखिए सिमता, सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि अभी एक दिन बाकी है 1 अप्रैल में। कल 31 मार्च है और 3 काम जरूर कर लीजिए जिन्होंने नहीं किए हैं। नंबर 1, अगर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाया है तो अभी करवा दीजिए, वरना 1 अप्रैल से आपको लग जाएगा 234(b) का ब्याज। नंबर 2 बात, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो अपने एम्प्लॉयर को अपना फॉर्म जमा करवा दीजिए डिडक्शंस का कि आपको कौन से रिजीम में टैक्स कटवाना है। और नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को नज कैंपेन में कोई भी इंटीमेशन नोटिस आया हुआ है, 21-22 असेसमेंट ईयर, 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न भरने की लास्ट डेट है, उसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। तो 3 काम तो आप 31 मार्च से तक कर लीजिए, यानी कल तक कर लीजिए। जहां तक सवाल है 1 अप्रैल 2026 नया एक्ट है, नए क्लेवर में आया है, सिंप्लीफाइड वर्जन होके आया है, टैक्स पेयर को इजी एक्सेस दे रहे हैं और इनकम टैक्स का पोर्टल भी चेंज हो गया है। मैडम ने उसको भी नए क्लेवर में दे दिया है। तो आपको सुविधाएं बहुत दी जा रही हैं और जैसे बताया, फॉर्म नए आ जाएंगे, नए फॉर्म आएंगे, नए सेक्शन आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए इसमें बल्ले बल्ले कर दिए सरकार ने। अब आपको फिर एक मौका है कि आप ओल्ड रिजिम चुनिए या नए रिजिम चुनिए। एचआरए के नियम बदल दिए हैं, 4 की जगह 8 शहर हो गए हैं। पुणे, अहमदाबाद जैसे शहरों को भी इंक्लूड कर लिया और मुझे लगता है कि ये लिस्ट अब थोड़ी सी और बढ़नी शुरू हो जाएगी आने वाले समय में। हॉस्टल अलाउंस को बढ़ा दिया है, 9,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड और 2 बच्चों के लिए, यानी 2,08,000 रुपए पूरे साल में आपको 2,16,000 रुपए आपको मिल सकते हैं 2 बच्चों के लिए। एजुकेशन अलाउंस बढ़ा दिया है 3,000 रुपए, 100 रुपए से 3,000, सोचो कितना बड़ा। और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपए से 9,000, कितना बड़ा परिवर्तन किया है आपको। तो आप इन सबको समझिए और मनी गुरु देखिए और अपनी टैक्स प्लानिंग कीजिए। आपने लास्ट वाली बहुत अच्छी बोली और इसीलिए हम इस तरीके का शो भी करते हैं ताकि आप कम से कम इसको देखकर ये समझ सकते हैं कि आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी है और टैक्सेशन की प्लानिंग भी। विवेक जी, आपके पास अब मैं आती हूँ। ये 1 अप्रैल से जो नया इनकम टैक्स अब लागू हो जाएगा, इसके बाद किस तरीके के और बदलाव आप होते हुए देख रहे हैं? जी स्मिता जी, ये नया जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ दी गई है सैलरीड एम्प्लॉयज़ को, जैसे हमारे को स्पीकर ने कहा। परंतु कुछ एक बातें जानकारी में रखनी चाहिए टैक्स पेयर्स को। बहुत बड़ी एक जानकारी ये है कि अब अगर आप कोई भी अपने बैंक अकाउंट से, ये नया टैक्स लागू होने के बाद, अगर कोई भी बैंक अकाउंट से आप अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश अगर निकालेंगे तो उसमें आपको पैन नंबर अपनी देनी पड़ेगी और बैंक उसे रिपोर्ट करेगा। तो अभी हमने देखा रेस्टोरेंट्स, 60,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो सक्षम नज कैंपेन चलाया है, उनको ईमेल किया है कि अगर आपने कुछ अपने टैक्स रिपोर्ट नहीं किए हैं, इनकम रिपोर्ट नहीं किया, आप उसे रिपोर्ट करें। तो अब ये जो 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कैश निकाल रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो उसका हिसाब बरोबर रखें, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटिनी ज्यादा हो जाएगी। आपकी जो भी इनकम है आपको उसका हिसाब ठीक से रखना पड़ेगा। नंबर 2, जो नज कैंपेन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो चला रही है, ईमेल कर रही है, अब इसमें एक सुनील जी ने कहा कि 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर
31 मार्च के बाद आप उसके इनकम टैक्स रिटर्न जो अपडेटेड रिटर्न है वो नहीं डाल सकते। मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर आपका कोई इनकम छूट गया है, ऐसा जो इनकम टैक्स रिटर्न में आपने नहीं डिस्क्लोज किया है, तो भी कल लास्ट डेट है 31 मार्च, ताकि आप उसे एडिशनल सिर्फ 25%, अगर मान लीजिए आपका 10 लाख रुपया टैक्स पेमेंट करना बाकी है, आप उसे 12.5 लाख रुपए खाली टैक्स पे करके उसमें आप अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। तो 23-24 के लिए भी 25%, ये कल तक का डेट है। अगर 1 अप्रैल को आप 23-24 के लिए एडिशनल इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट करेंगे अपनी, तो 25 के जगह 50% लगेंगे। उसके बाद जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो एसएमईज हैं, जिनको टीडीएस काटना पड़ता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे चेंज है टीडीएस में। अभी तक हम जानते थे 194C, 194H और 194J, अगर सैलरीड एम्प्लॉय हमारे कोई एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए जो छोटे व्यापारी हैं, व्यापारीगण हैं, वो सेक्शन 192 में टीडीएस काटते थे। अब वो सारा 392 और 393 में सारे 71 सेक्शन टीडीएस के, वो सारे के सारे सिमट जाएंगे। तो टीडीएस में जो व्यापारीगण हैं, उन्हें बहुत सोच समझ के 1 अप्रैल से उसे लागू करना चाहिए। और लास्ट में कहूंगा 1/4/2026, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27, 1/4/2026 से 31 मार्च 2027, ये असेसमेंट ईयर 26-27 भी रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 61 में। और अभी जो नई इनकम टैक्स आएगी, इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसमें ये टैक्स ईयर 26-27 भी रहेगा। तो ये जो कंफ्यूजन है, असेसमेंट ईयर 26-27 भी अभी रहेगा 1 साल, और टैक्स ईयर 26-27 भी रहेगा। उसमें काफी एहतियात बरते जब आप चालान डालते हैं, जब आप रिटर्न डालते हैं। जैसे कि 30 अप्रैल को आप जो चालान डालेंगे टीडीएस की, उसमें आपको असेसमेंट ईयर 26-27 डालना है। 7 मई को जो टीडीएस की चालान डालेंगे, उसमें आपको टैक्स ईयर 26-27 डालना है। आप अपनी जब रिटर्न डालेंगे जो 25-26 की, उसमें आपको असेसमेंट ईयर 26-27 डालना है 31 जुलाई को। लेकिन आप एडवांस टैक्स जब पे करेंगे 15 जून को 2026 को, तो उसमें आपको टैक्स ईयर 26-27 डालना है। तो ये असेसमेंट ईयर 26-27 और टैक्स ईयर 26-27, इसमें एहतियात बरतें, क्योंकि अगर कुछ भी गलती रह गई तो उसके बाद काफी लिटिगेशन हो सकता है। अच्छा किया कि आपने इसको थोड़ा बता दिया, बिकॉज ये सुन के भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी इसमें कंफ्यूज हो जाएगा असेसमेंट ईयर और टैक्स ईयर में। और अच्छा है कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया अब उन लोगों के लिए। एक बात मुझे बताइए सुनील जी, अब जो ये एचआरएम की छूट वाले जो शहर थे, उनकी जब ये सीमा बढ़ी है, तो क्या हम ये मान के चले जो किराएदार थे उनको थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा? नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि सरकार को कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि पुराने रिजीम को इतना भी पुराना नहीं है, इतना भी बेकार नहीं है कि इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। और उसके कारण मैंने अपने शो में कहा है कि देखिए, कुछ ऐसे हैं जो जरूरी छूटे हैं। जैसे दिव्यांगों को छूट मिलती है 80U और 80DD में, दिव्यांगों को 1.25 लाख रुपए की छूट मिलती है। एजुकेशन लोन बच्चों के लिए ले रखे हैं, और आपको पता होगा एजुकेशन लोन में तो आप अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए भी लोन लेते हैं, और वो 8 साल से 10 साल के लिए लोन होते हैं जनरली। तो लोग वो भी चल रहे थे। अब क्योंकि आपको एक नया रिजीम में जाना था, और सैलरी एम्प्लॉय को सरकार ने एक छूट दे रखी है कि आप हर साल अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं, और कैलकुलेटर भी दे दिया आपको। तो अगर आप 2 और 2 4 लाख, यानी होम लोन और 80CC-D और 80CC के जो 4 लाख की छूट है, उसके अलावा भी आप कोई छूट क्लेम कर रहे हैं। और विशेषकर वो लोग जो HRA लेते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, उनको अल्टीमेटली आपको पता होगा काफी डिडक्शन मिलती है। और HRA सैलरी का ऑलमोस्ट बेसिक सैलरी का 40 से 50% होता है, तो काफी बड़ा अमाउंट आपको HRA डिडक्शन मिल जाता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मुझे कौन से रिजीम में रहना एक बार। लेकिन साथ साथ सरकार ने पंजा टाइट भी किया है। क्या किया है? बहुत सारे लोग HRA का बोगस क्लेम करते हैं। लोग अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी रेंट दिखा देते हैं, फर्जी रेंट सी दिखा देते हैं। ये भी चेक नहीं करते हैं कि क्या वो मकान उसके नाम से है या नहीं है। और दूसरा, अब सरकार ने ये कह दिया है कि अगर आप HRA क्लेम करेंगे तो आपको ओनर का प्रूफ देना पड़ेगा, उसका पैन नंबर देना पड़ेगा। मैंने तो ये भी देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, लोग अपनी वाइफ को रेंट दे रहे होते हैं। तो सरकार कहती है कि आप ये बोगस क्लेम ना कीजिए, जेन्युइन क्लेम के हम बिल्कुल पक्ष में, आप जेन्युइन क्लेम कीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि आपको पूरा उसका ओनर का प्रूफ देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा। और एक बात और याद रखनी है आपको
लोग भूल जाते हैं, सैलरी एम्प्लॉय विशेषकर भूल जाते हैं। अगर आप एचआरए यानी रेंट 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा पे कर रहे हैं, 50,000 पर मंथ से, तो आपको 5% टीडीएस काटना होता है, 5% टीडीएस इंडिविजुअल को काटना होता है। तो इसका भी आपको याद रखना है। एचआरए को सरकार ने जहां रिलैक्स किया है, वहां पर क्लेम करने के जो नियम है उसको टाइट कर दिया है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी आपने बात बता दी कि देखो टैक्स चोरी करोगे तो वहां भी पकड़े जाओगे। इससे अच्छा है कि सिंप्लीफाई आपके लिए टैक्स का पूरा प्रोसेस कर दिया जाता है, जिसमें आप आराम से जितना भी आपका टैक्स बनता है उसको आप दे दीजिए। अब विवेक जी, आपको याद होगा जब बजट आया था और जब ये सारे बदलाव कहे गए थे कि ये होंगे, तब दो चीजों पे खूब हो हल्ला हुआ था। एसटीटी पे तो तुरंत ही रिएक्शन दिया था मार्केट ने, और आपको याद होगा कि अच्छा खासा मार्केट टूटा था जिस दिन बजट था। दूसरा एसजीबी, इस पर भी काफी रोना पीटना लोगों ने बचाया कि ये कैसे हो सकता है कि एसजीबी जैसे प्रोडक्ट पर सीधे कैपिटल गेन लगा दिया जाए। अब 1 अप्रैल से जब ये लागू हो जाएंगे तो ये किस तरीके से बदलेंगे, एसटीटी का बदलाव किस तरीके से होगा और एसजीबी पर जो ये कैपिटल गेन लगाए ये कैसे होगा? जी, एज फार एज एसटीटी जो है उसमें बदलाव बहुत ही छोटा सा हुआ था। उसमें काफी हल्ला गुल्ला, जैसे कि आपने कहा, रोना पीटना बचा था, बट वो बहुत ही कम है, 0.1% वगैरह। और वो भी उसमें जो बदलाव हुआ था वो सिर्फ जो डेरिवेटिव्स के लिए है उनके लिए हुआ था, और डेरिवेटिव्स काफी रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसमें बदलाव करना जायज भी था। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है उसमें सरकार ने अचानक से, जिसे कहते हैं, एक स्पीड ब्रेकर टाइप का लगा दिया कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो सेल करते हैं उसमें सरकार ने 12.5% टैक्स लगा दिया अगर उसको आप फाइनल रिडेम्पशन तक नहीं करते। तो सरकार का ये मानना है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप खरीद रहे हो तो उसे रिडेम्पशन, जैसे अगर आपने मान लीजिए 2018-19 में या 20-21 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया 8 साल का, जिसका रिडेम्पशन था, तो आपको 8 साल उसे रखना पड़ेगा। अगर 8 साल आपने रख लिया और आप ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं उसके, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसमें से बीच में अगर आपने उसे बेच दिया तो आपको टैक्स लगेगा। परंतु कैपिटल गेन के बारे में मैं एक और आपके जो व्यूअर्स हैं मनी गुरु के, उन्हें कहना चाहता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 31 मार्च 2026 को। अगर आपने कोई कैपिटल गेन कमाया हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म 25-26 फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए आपने सिक्योरिटीज अपनी इक्विटी शेयर्स बेचे अप्रैल में जून जुलाई दिसंबर तक, उसमें आपको गेन हुआ। लेकिन अभी लास्ट 3 महीने से आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बड़ा ही डाउन है, काफी पिट गई है शेयर्स, और अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो अच्छा है कि आप अभी कल तक वो शेयर्स को सेल करें और अपनी लॉसेस भी बुक कर लें, ताकि ऐसा नहीं हो कि अगर आप अप्रैल में मान लीजिए वही शेयर सेल करेंगे तो उसमें आपको लॉस भी होगा, और यहाँ आपकी जो गेन है उसमें आपको 20% या 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये जैसे मान लीजिए अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख रुपए का अप्रैल 2025 में, तो उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आपको शेयर सेल करनी है जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, मान लीजिए 10 लाख रुपए का, तो आप उसको बुक करिए 31 मार्च तक, ताकि आपका वो गेन नलीफाई हो जाए और कम से कम 2 लाख रुपए तो बचे। जो लॉस हो गया शेयर में वो तो हो गया, लेकिन कम से कम कैपिटल गेन टैक्स तो बचे। तो ये एक जरूरी चीज है कैपिटल गेन में जो लोगों को याद रखनी चाहिए। एक और कैपिटल गेन की जब बात आ रही है, मैं ये कहूंगा कि अगर आपके कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स वगैरह में, म्यूचुअल फंड में अगर है, तो आप उसे सेल कर सकते हैं और 1,25,000 रुपया का एग्जेम्पशन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। 1,25,000 के ऊपर 12.5% माने 17-18 हज़ार रुपया का जी। ये बेनिफिट भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनील जी, एक और चीज, दो और चीज बल्कि मैं चाहूंगी थोड़ा इस पर आप ब्रीफली हमें बताइएगा। एक तो शेयर बायबैक, जिस पर हमने देखा कि कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया, और क्या वो लागू होगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। दूसरा, जो डिविडेंड और म्यूचुअल फंड के इनकम अब तक आते थे वो भी अब जो टैक्स की कटौती उस पर मिलती थी वो खत्म कर दी गई। इन दोनों का इंपैक्ट अब 1 अप्रैल के बाद सर? देखिए समता, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार 2 कदम आगे जाती है, 4 कदम पीछे जाती है, फिर 2 कदम आगे जाती है, फिर पीछे जाती है।
शेयर बाईबैक को लेके 2017 के बाद में जब माननीय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो वो एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की थी। उसके बाद में 3 बार सरकार वो नियम चेंज कर चुकी है। पिछली बार बजट में नियम चेंज किया था, बड़ा खतरनाक नियम बनाया था कि अगर आपने शेयर बाईबैक किए, मान लीजिए आपने 500 रुपए का शेयर आपको कंपनी ने बाईबैक किया, जो कि शेयर आपने 300 रुपए में खरीदा था, तो सरकार ने कहा था कि पूरे 500 रुपए पे आपको डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। 500 रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी, और अगर जो 300 रुपए आपने जो परचेज कॉस्ट थी उसको हम कैपिटल लॉस मान लेंगे आपका, यानी जब आपको कैपिटल गेन हो 8 साल में तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। बड़ा फनी नियम था, क्योंकि उससे पहले जो नियम था 2017 में जो माननीय अरुण जेटली जी लाए थे, उसमें क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था कि अगर आपको बाईबैक हुआ, 500 रुपए का बाईबैक हुआ, 300 रुपए में आपने शेयर खरीदा था, 200 रुपए पे कंपनी टैक्स भरा करती थी 20%, और 20% के बाद में शेयर होल्डर के हाथ में 10 क्लॉज 34 में जाके वो टैक्स एग्जम्प्ट हो जाया करता था, कोई इनकम टैक्सेबल नहीं थी, और सारी कंपनियां बाईबैक करती थी। सरकार को लगा कि नहीं, हमें इसको चेंज करना है, चेंज कर दिया, लेकिन इस बार फिर चेंज कर दिया और ठीक किया इस बार तो चेंज। पिछली बार गलत किया था और हमने मनी ग्रुप पर कई बार इस मुद्दे को उठाया था और शायद वित्त मंत्री तक हमारी बात पहुंच गई। अब जो नियम बनाया वो और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से सुनना, सारे जो जो लोग बाईबैक में कर रहे हैं, और क्योंकि जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं वो बहुत करते हैं, उनको ईसॉप भी मिलते हैं, बाईबैक भी वो करते हैं, उसमें अब 2 कैटेगरी बना दी है। एक कैटेगरी बना दी है प्रोमोटर्स की और एक कैटेगरी बना दी है शेयर होल्डर्स की। सरकार का मानना क्या था कि बाईबैक के जरिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डिविडेंड को पे कर रहे हैं। डिविडेंड अगर देते तो टैक्स 30% प्लस सरचार्ज सेस होता, यानी 39% होता। आप बाईबैक करके 20% टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार समझती थी कि आपने हमारा आधा टैक्स बचा लिया। दैट वाज द लॉजिक। इस लॉजिक के साथ वो चलते थे। अब क्या कहा उन्होंने? अब कहा कि ठीक है जी, जो प्रोमोटर अगर शेयर होल्डर है तो उससे हम पूरा 30% टैक्स ले लेंगे। 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर प्रमोटर है, आप इंडिविजुअल प्रमोटर हैं। तो आप नॉर्मल शेयर होल्डर है तो आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आप नॉर्मल शेयर होल्डर लगता है। अब सवाल उठा कि प्रमोटर कौन है? उन्होंने कहा कि जिनको 10% शेयर होल्डर जो होगा 10%, उसको हम प्रमोटर मानेंगे। अगर प्रमोटर है तो आप पूरा टैक्स दे दीजिए। लेकिन इसमें फनी बात क्या है? फनी बात यह है, इसमें सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात है, जो इस एक्ट को बनाते वक्त शायद गलती हो गई है, उन्होंने कहा है कि जी 12.5% तो आपका टैक्स होगा, जो बाकी टैक्स होगा वो एडिशनल टैक्स होगा। ये एक नई टर्म लेके आए, एडिशनल टैक्स। अब क्या हो रहा है इसमें कि देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, जैसे अभी मेरे को स्पीकर ने कहा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और आपको दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो उससे आप एडजस्ट कर लिया करते थे। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, आप लॉन्ग टर्म से भी एडजस्ट करते थे, शॉर्ट टर्म से भी एडजस्ट करते थे। इस केस में क्या होगा? अगर आपको बाई बैक से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो आपको पूरा टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, यानी आप अंडे भी खाओगे, आप बिंडे भी खाओगे, आप टैक्स तो दोगे ही दोगे। जो एडिशनल टैक्स आपका 30% टैक्स में से 12.5% तो कैपिटल गेन टैक्स हो गया, और 17.5% आपका एडिशनल टैक्स है, जिसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो सरकार ने इसमें कुछ चतुराई की है, या कंफ्यूजन किया है, या कॉम्प्लिकेशन किया, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। और बड़े मजे की बात है, और सरकार ने यह कहा कि अगर प्रमोटर शेयर होल्डर इंडिविजुअल नहीं कंपनी है, तो हम 22% टैक्स दे लेंगे उससे, क्योंकि कंपनी पर टैक्स 22% नए रेजिम में। तो चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। अगर बाईबैक का पुराना नियम अगर रखते, अगर आपको टैक्स की कलेक्शन की बात थी, तो आप उसी स्लैब रेट पे टैक्स को आप उसकी बजाय शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स डाल देते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा डिविडेंड को लेके, फिर मैंने कहा ना कि 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। सरकार क्या कह रही है? अब सरकार ने पहले कहा था कि अगर आपको डिविडेंड इनकम आती है और आपने शेयर खरीदने के लिए ब्याज पे पैसा लिया था, बोरोड फंड लिया था, तो आप 20% ऑफ द डिविडेंड, यानी आपने मान लीजिए 2 लाख में डिविडेंड आया, तो 40,000 रुपए तक की छूट हम आपको दे देंगे इंटरेस्ट की। ये नियम था और जस्टिफाइड नियम था। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, देखिए, अगर आप डिविडेंड, अगर आप बिजनेस, आपका बिजनेस ही है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको डिविडेंड आएगा, आप ब्याज पे पैसा उठाएंगे, तो आपकी बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम में आपको पूरा इंटरेस्ट की छूट मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अदर सोर्सेज में अगर है तो आपको 20% तक कैप था, अब सरकार ने वो भी खत्म कर दिया है। दोनों नियम में मुझे लगता है, और मेरा अनुरोध भी होगा सरकार को, इनको रीथिंक करने की जरूरत है। आप जितना देखिए, आप सरलीकरण की बात करते हैं कि हम एक्ट को सरल कर रहे हैं, लेकिन इनसे लिटिगेशन, उसी हिसाब से सरलीकरण दिखना भी चाहिए। यहाँ तो कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खास करके जो आपने बात कही टैक्स हार्वेस्टिंग, वो करना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जिस तरीके से ये कॉम्प्लिकेशंस आपके हिसाब से इसमें है। अब यहाँ रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि और क्या क्या चीजें आपके लिए बदलने जा रही हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 1 अप्रैल से आपके लिए क्या क्या बदल जाएगा, इसी पर कर रहे हैं हम बात। हमारे साथ बात करने के लिए सुनील गर्ग और विवेक जान लगातार मौजूद है। विवेक सर, आपके पास मैं आती हूँ, जरा ये बताइए कि 1 अप्रैल से जो ये सरकारी सिस्टम है, इसमें किस किस तरीके के एनपीएस, पीपीएफ, इनमें भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं? एनपीएस में कोई बदलाव नहीं होगा स्मिता जी, किंतु आपने एक अच्छा मुद्दा बताया। जो टैक्स सेविंग के लिए एनपीएस एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। जो ये एक ऐसी स्कीम है जो न्यू टैक्स रिजाइम में भी एप्लीकेबल है। अगर एम्प्लॉयर आपके लिए नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस जिसे आप कह रही है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी वो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको मिल सकती है, उसकी रियायत। और न्यू टैक्स रिजाइम में 14% ऑफ बेसिक सैलरी उसकी आपको छूट मिल सकती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपके एम्प्लॉयर ने कुछ आपके लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया तो 31 मार्च कल डेट है, आप उन्हें कंट्रीब्यूट कराएं और वो आपको डिडक्शन मिल सकती है। अगर आप खुद एज एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करना चाहें तो 1.5 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, जो आपको 80C के साथ साथ और सारी स्कीम प्लस एनपीएस में 1.5 लाख रुपए मिलेगी, प्लस 50,000 रुपए और एनपीएस में आपको डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल 2 लाख रुपए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे आपको एनपीएस पे डिडक्शन मिलेगा इन्वेस्टमेंट का। और अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है तो ओल्ड स्कीम में 10%, 2 लाख के ऊपर, प्लस न्यू स्कीम में 14% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 14% ऑफ बेसिक, वो आपको डिडक्शन मिलेगा। बाकी 80C में 1.5 लाख रुपए अदर देन एनपीएस भी है, जो आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड वगैरह में डाल सकते हैं। और 80D मेडिक्लेम 25,000 रुपए का बेनिफिट है जो चलती आई है आज तक। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे को स्पीकर साहब ने भी कहा कि जो ओल्ड स्कीम है वो अब अगले साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मेरे हिसाब से 4,63,000 रुपए का डिडक्शन और मिल सकता है एम्प्लॉइज को अगर आप ओल्ड स्कीम में जाएं। कैसे? जैसे उन्होंने कहा कि अगर आपके 2 चिल्ड्रन हैं तो उसके लिए आपको 12,000 रुपए पर चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस हॉस्टल अलाउंस मिलेगा। मतलब जो 400 रुपए था वो आप 12,000 रुपए पर मंथ, तो आपको 2,78,000 रुपए वो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए प्लान करें, एचआरए के लिए प्लान करें। यानी कि कुल मिला के आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में आने वाले दिनों में और फायदा मिलते हुए दिखेगा। बहुत ब्रीफली सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे जैसे एम्प्लॉय के लिए फिलहाल ये 2 दिनों में क्या करना इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं, और मैंने देखा है कि एम्प्लॉई सबसे बड़ा टैक्स पेयर का जंक है, और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि इस बार कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इंडिविजुअल टैक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो टैक्स बहुत दे रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, सबसे पहला जरूरी काम है कि इन 2 दिनों में जो मैंने पहले 3 फार्मूले बताए थे, एआई को चेक कर लीजिए, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक कीजिए, अपने पोर्टल को जाके चेक कीजिए कि कोई मिसमैच का नोटिस तो आपके पास नहीं है। अगर मिसमैच का है तो तुरंत उसको रिपोर्ट कर दीजिए, वरना एडिशन होके आएगी इंटीमेशन 1 अप्रैल के बाद जो भी आएगी। दूसरा काम, आपको अपने एआईएस पे जाके ये भी देखना है कि जो आपके टैक्स की डिडक्शंस हैं वो आपकी रिपोर्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तीसरा काम, अगर आपने सैलरी के अलावा कोई और इनकम कमाई है, मैं अक्सर देखता हूं सैलरीड एम्प्लॉय बहुत लापरवाह होते हैं। कोई कैपिटल गेन से इनकम है, कोई म्यूचुअल फंड से इनकम है, कोई बैंक की एफडीआर का ब्याज है, कृपया करके एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए, वरना आपको अगले 6 महीने का ब्याज भी देना पड़ेगा। ये 3 फार्मूले, ये 3 सूत्र हैं जो आप सब सैलरीड एम्प्लॉय विशेषकर ध्यान रखें। इसके अलावा जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया वो सबसे महत्वपूर्ण है कि 64 साल पुराना जो इनकम टैक्स का अब तक का कानून था वो अब बदलने जा रहा है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अब इसमें जो पुरानी ही होंगी लेकिन बड़ी सिंप्लीफाई करके आपको शायद नई भी लग सकती है वो। इसी के साथ थैंक यू सो मच सुनील जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। विवेक जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मणि गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ज़ी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।